हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विस एट विजयनुर पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 और यूपीएससी 2020 के संदर्भ में कुछ करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला है, इसमें देख रहे थे। हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो की तरफ देखते हैं। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्री के संदर्भ में खासकर हेल्पफुल है, आपको यूजफुल है। आगे अदर स्टेट एग्जाम बीपीएससी आरपीएससी जो भी हेल्प आने वाले समय के एग्जाम है उनमें ये हेल्पफुल 2020 के एग्जाम में रहेगा। आगे देखें तो ये आंकड़ा गलती से आगे से हटा देते हैं। तो भारतीय बोर्डों और समितियों के संबंध में अध्यक्ष की चर्चा की गई है। तो आप देखेंगे UIDAI उदय पंकज कुमार इसके याद रखने का पूछता है। और आपसे एक पूछ है, सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं, ये याद रखिएगा। और आप देखेंगे, ठीक है, इरडा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंतिया हैं। आगे देखेंगे तो जो FTI के पूछेंगे, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान, ये पुणे में है, याद रखना। और ये ब्रजेंद्र पाल सिंह इसके इस समय चेयरमैन है। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कुसुम जोशी हैं। ये क्वेश्चन कई बार यूपी में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और इरडा का पूछा जा चुका है, सेबी का पूछा जा चुका है और उदय का पूछा जा चुका है, याद रखने का। इससे आगे हम बात करें, अगर विमान प्राधिकरण वाला भी याद रखने का, अरविंद सिंह है। आगे बात करें भारतीय बोर्ड समितियों के प्राधिकरणों के अध्यक्षों के संदर्भ में चर्चा, सेम चीज आ गई है, वही रिपीटिशन हो गया है। आगे हम बात करें जांच एजेंसियां अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के रूप में, तो हम देखेंगे कि जो सीबीआई के इस समय हैं ऋषि कुमार शुक्ला, और इस समय सीबीआई चर्चा में है, याद रखिएगा, इसलिए आप सीबीआई को ध्यान में रखते हैं। आगे बात करें और यूपीएससी के संदर्भ में आप सीबीआई के गठन, सीबीआई कैसे इसका गठन हुआ, कैसे काम करती है, इसका आप यूपीएससी के संदर्भ में इस तरीके से इस टॉपिक को देखते जाएं। आगे बात करें तो IB इसमें एक सीबीआई याद रखिए, बाकी आप और जरूरी नहीं है, एक सीबीआई बहुत है, बाकी आप देख लीजिएगा। ये NIA की देख सकते हैं, योगेश चंद्र मोदी हैं, मोदी के समय मोदी हैं, याद रखने का, NIA। आगे बात करें तो देखेंगे तो कोल इंडिया लिमिटेड, ये सारी गैस के प्रमुख हैं, इन्हें छोड़ सकते हैं। बस आप महारत्न कंपनियां याद रखने का, तो महारत्न कंपनियों के संदर्भ में ये क्वेश्चन इधर से बनेगा, याद रखने का। कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC तेल एवं प्राकृतिक गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आगे चर्चा करें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध के रूप में तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के संदर्भ में, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है MS सुराणा। आगे बात करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं विज्ञान चिकित्सा एवं रक्षा, पर्यावरण एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, तो IIT कानपुर द्वारा विकसित स्वदेशी बीज है, पूछा जा चुका है, पूछा जाने की संभावना है। तो संस्थान है IIT कानपुर के बायो कंपोस्ट समुद्री इको फ्रेंडली जो है ग्लोब्यूल जो है बी बायो कंपोस्ट इनरिच इको फ्रेंडली ग्लोबल के नाम से स्वदेशी सीड बाल जो है विकसित किया गया है। तो इसका नाम है कानपुर में बायो कंपोस्ट समृद्ध इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है बीग का फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट एनरिच इको फ्रेंडली, ठीक है। ग्लोब्यूल, ग्लोबल नहीं है, ग्लोब्यूल नाम से एक स्वदेशी सीड जो है बाल
विकसित किया है। बाल पूछा जा सकता है आपसे, बाल क्या है? ये यूपीएससी यूपीएसएस के संदर्भ में दोनों तरह हेल्पफुल रहेगा। और आगे बात करें, बीजों को जब खाद और मिट्टी की परत पर जो है, बीज को जब खाद और मिट्टी की परत से 0.5 इंच से लेकर 1 इंच व्यास तक की गोल गोल गोलियों से सुरक्षित रखा जाता है, इसे सीड वाल कहते हैं। इसकी जो यह टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है ये इसका, इस प्रकार के बीजों के लिए जुताई या गड्ढे खोदने के लिए आवश्यकता नहीं है। इसके लक्षित स्थान पर फेंक दिया जाता है और पानी के संपर्क में आने पर अंकुरित हो जाते हैं। आगे करें, सीड वाल की खोज जापान के सूक्ष्म जीवाणु विशेषज्ञ मात्सुबानु फुकुओका ने की थी। मात्सुनोबु फुकुओका ने की थी। हालांकि सर्वप्रथम सीड वाल ने प्रयोग इसका प्रमाण प्राचीन काल के मिस्र में मिलता है, परंतु इसके आधुनिक स्वरूप में जन्मजाता देखेंगे तो मात्सुनोबु फुकुओका है, तो याद रखिएगा इसे। ठीक है, सीड वाल की खोज जापान के सूक्ष्म जीवाणु विशेषज्ञ मात्सुनोबु फुकुओका ने किया था। हालांकि सीड वाल के प्रयोग का प्रमाण चीन जो है, आप देखेंगे प्राचीन काल में मिस्र में मिलता है, परंतु उसके आधुनिक स्वरूप के जन्मदाता मात्सुनोबु फुकुओका है। आगे बात करें तो देखते हैं जो है बेइदो नेविगेशन प्रणाली। तो बेइदो नेविगेशन प्रणाली आप याद रखना है, चाइना की है। ये पूछा जा सकता है यूपीएससी यूपीपीसीएस के संदर्भ में। यूपी का तो एक पेड क्वेश्चन है, आप मान के चलना। ठीक है, तो बेइदो जो है चीन की नेविगेशन प्रणाली है, जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। यह सिस्टम अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस है से टक्कर दे सकता है। चीन के स्वदेशी जीपीएस के लॉन्च होने से उसकी भू राजनीतिक सैन्य क्षमता बढ़ेगी। ये क्वेश्चन आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों जगह आने की संभावना है। इसके कुल 3 चरण विकसित किए गए हैं। पहले चरण में देखेंगे बायोडो 1 केवल चीन तक था। दूसरा चरण बायोडो 2 एशिया प्रशांत क्षेत्र तक सीमित था। और तीसरा चरण देखेंगे बायोडो 3, ये प्रणाली विश्व के सभी क्षेत्रों के कार्य करने में सक्षम है। ऐसी बात आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं। आगे बात करें, रमन अपर स्टेज रॉकेट इंजन है। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो रमन पूछा जा सकता है। रमन आपका अपर स्टेज रॉकेट इंजन है। ठीक है, और स्काई रूट एरोस्पेस है, ये अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। रमन नाम दिया है इसका। आगे देखें अगर तो ये है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर जो है सी रमन बी के नाम पर रखा गया है। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरो से स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। आप याद रखने का, स्काई रूट एरोस्पेस पूछी जा सकती है कहाँ की एजेंसी है, तो ये भारत की है, ध्यान रखिएगा। उसमें लिखा हुआ है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी रमन बी के नाम पर रखा गया है। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है, याद रखें इसे। आगे बात करें तो एरो स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी है, याद रखना, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है ये। आगे बात करें तो रॉकेट ने हाल में जो है हलचल करने वाले पुर्जे कम हैं। ठीक है, इसका वजन पारंपरिक रॉकेट इंजनों से आधा है। ये स्काई स्टार रीस्टार्ट करने के में सक्षम है। ये कई रीस्टार्ट करने में सक्षम है, स्काई नहीं, कई रीस्टार्ट की बात हो रही है। और यह एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है। इस रॉकेट का विकास स्काई रूट फर्म द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, याद रखिएगा। इस रॉकेट का विकास स्काई रूट फर्म द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। एक मिशन कहते हैं अगर कि एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है। एक ही मिशन में कई उपग्रहों को और कई कक्षाओं में उपस्थित जो है स्थापित करने में सक्षम है। इसकी एक खूबी है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के संदर्भ में। आगे बात करें तो भारत में ऊर्जा परिदृश्य को देखेंगे तो वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित क्षमता है
3,78,000, ठीक है, 3 लाख की क्षमता पूछी जा सकती है यूपी के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। तो 3,71,054 मेगावाट है, याद रखने का। कुल संस्थापित क्षमता ही आपकी कैपेसिटी है, प्रोडक्शन नहीं है इतना। अभी भारत की कुल क्षमता है वो 3,71,000 जो है 64 मेगावाट है। भारत विश्व में कुल विद्युत के कुल उत्पादन एवं उपभोग में जो है 5वें स्थान पर है। यूपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार। इस सूची में प्रथम स्थान यूएसए पे है। आगे देखें तो आप देखेंगे भारत में जो जल विद्युत क्षमता है वो 12.3 मतलब 12.5% है, और क्षमता है इसकी जो है संस्थापित क्षमता है, आप देखेंगे 45,699। आगे देखेंगे नवीनीकरण के संदर्भ में, तो नवीनीकरण विद्युत देखेंगे 23.60% है, जो 87,699 मेगावाट है। और परमाणु विद्युत के संदर्भ में देखेंगे एक 1.80% है। और आप देखेंगे परमाणु विद्युत के संदर्भ में तो ये जो क्षमता है ये पूछी जा चुकी है। ये एवरेजन एरिया भी पूछा जा चुका है। अगर पूछा जाए 2% के राउंड में तो आप इसे आंसर मारेंगे, याद रखिएगा कि यूपीपीसीएस इसको एवरेजन पूछता है 2% के रूप में, तो इसे याद रखने का। और परमाणु विद्युत क्षमता 1.80% है, जो 6,780 मेगावाट है। अगर हम तापीय विद्युत के संदर्भ में बात करें तो 67% है, और 2,30,906 मेगावाट है। आगे बात करेंगे तो देखेंगे तो जल विद्युत के संदर्भ में है तो पहले स्थान पे आप देखेंगे, पहले स्थान पर तापी है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर जल विद्युत है, तो वाटर करेंगे आप, ठीक है। दूसरे स्थान पर रिन्यूएबल है, ठीक, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर रिन्यूएबल है, तीसरे स्थान पे वाटर है, और चौथे स्थान पे आप देखेंगे जो है कौन सी है, यूरेनियम या परमाणु विद्युत कहेंगे, ठीक इसे। तो आप देखें इसके फार्मूलों को, TRW आपको याद करने के संदर्भ में बताई है, याद रखने का। थर्मल, ठीक है, रिन्यूएबल, TRW याद रखिए। आप बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर इसको फार्मूला बनाए। इसे याद रखें, तामजब के रूप में याद रहेगा अगर भूल जा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें, भारत में सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति जो की गई थी 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी, दार्जिलिंग के, ठीक है, कुकलिंग दार्जिलिंग। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा जा चुका है, याद रखना। और देश में सर्वाधिक ऊर्जा की खपत का देखेंगे क्रमशः उद्योगों में सबसे ज़्यादा है, दूसरा कृषि में है, तीसरा घरेलू क्षेत्र में है। तो आप देखेंगे कि घरेलू क्षेत्र में जो विद्युत की खपत है वो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा उद्योग, फिर कृषि, फिर घरेलू में। फिर इसके बाद करें अगर आगे बात, तो भारत का आप विद्युत जो संस्थापित क्षमता वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक ताप विद्युत संस्थापित क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र है, और सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक ताप विद्युत की बात होगी, सर्वाधिक ताप विद्युत संस्थापित क्षमता वाला राज्य देखेंगे वो महाराष्ट्र का है, और सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य देखेंगे यह महाराष्ट्र में है। तो सर्वाधिक ताप विद्युत जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है, और सर्वाधिक ताप विद्युत संस्थापित क्षमता वाला राज्य आप देखेंगे तो क्षमता के संदर्भ में देखें महाराष्ट्र है। सर्वाधिक ताप विद्युत संस्थापित करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, विद्युत संस्थापित क्षमता वाला, ठीक है। और ताप में देखेंगे क्षमता और उत्पादन दोनों के संदर्भ में महाराष्ट्र है, उतना खास नहीं है, आप 2 आंकड़े याद रखिएगा इसे, ठीक है। इसमें से ये पूछा जा सकता है, बहुत है। आगे बता देते हैं आपको, हाँ,
यहाँ ताप के संदर्भ में था। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक विद्युत स्थापित क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र है, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य क्षमता और उत्पादन की दृष्टि से दोनों महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यहाँ, बाकी तो आप छोड़िए। और सर्वाधिक जल के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश मारिएगा क्षमता के संदर्भ में, और उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जल की जो स्थापित क्षमता वो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन हिमाचल प्रदेश में है। पवन ऊर्जा तमिलनाडु में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो है। और बात करें सर्वाधिक नाभिकीय विद्युत ऊर्जा, तमिलनाडु वाला राज्य है स्थापित क्षमता के संदर्भ में, लेकिन सर्वाधिक सौर ऊर्जा वाले राज्य के संदर्भ में देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये सौर ऊर्जा वाला याद रखेंगे। संभावना वाला राज्य राजस्थान है। और आगे बात करें जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्राम विद्युतीकरण वाला राज्य, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है। आप देखेंगे जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्राम विद्युतीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और भारतीय सर्वाधिक विद्युत की मांग और खपत करने वाला राज्य देखेंगे, सर्वाधिक विद्युत की मांग करेंगे और खपत करने वाले राज्य, तो ये काम होगा जो महाराष्ट्र का है। आगे सर्वाधिक सौर उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात है। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला राज्य हरियाणा है, जो आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला राज्य हरियाणा है। आगे बात करें भारत की विभिन्न स्रोतों से नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में, तो देखेंगे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता थी। तो आप देखेंगे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा के संदर्भ में है, जल विद्युत, अवशिष्ट ऊर्जा। तो आप देखेंगे आपको आपकी बताई थी अभी कि भारत की नवीनीकरण जो ऊर्जा है, नवीनीकरण में देखेंगे पवन ऊर्जा आती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो छतों पे लगी है, सौर ऊर्जा जो भूमि पर लगी है, दोनों एक ही है। जल विद्युत जो है, फिर आप अपशिष्ट से ऊर्जा, कुल मिला के जो क्षमता है इसकी, इसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेगा। आपके एरियाज पूछे जा सकते हैं अलग अलग एरिया में, आप इसमें भी पूछा जा सकता है अगर बहुत होगा तो, कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है, पवन ऊर्जा का, याद रखने का, ये बहुत है, ज़्यादा छोड़ो। आगे बात करें जो राजवार पवन ऊर्जा के संदर्भ में, तो आप देखेंगे पवन ऊर्जा के संदर्भ में सबसे ज़्यादा, आप पवन ऊर्जा के संदर्भ में इस आंकड़े को याद रखें। इधर वाले जो एरिया है वो छोड़ दें, ये जरूरत नहीं है। तो तमिलनाडु, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, 3 आप याद रखेंगे, ठीक। आप तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 3 क्रम याद रखिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, 3 बहुत हैं। तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। आगे बात करें तो देख सकते हैं कि वर्ष 2022 तक भारत की पवन ऊर्जा क्षमता को वर्तमान के स्तर से बढ़ाकर, ठीक है, 22 तक है 60 गीगावाट की बात लाने का लक्ष्य है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका, फिर भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये जो लक्ष्य वर्ष है और ये गीगावाट है, ये घटते बढ़ते रहते हैं सरकार द्वारा, ठीक है। 2022 तक कितना पवन ऊर्जा, 60 गीगावाट। आगे हम बात करें भारत वर्ष 2020 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा आप देख सकते हैं कि 2020 तक भारत क्या करेगा, 175 गीगावाट, और 2030 तक जो है 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में। आप देखेंगे ये नवीनीकरण ऊर्जा है, ये पवन ऊर्जा है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो भारत वर्ष 2022-20 तक है 175, मतलब 2020 चल भी रहा है और क्वेश्चन इसलिए और भी संभावना है बनने की, तो 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट या रिन्यूएबल नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य है। और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 37.505 गीगावाट के लक्ष्य भारत का, चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद विश्व में चौथा स्थान है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि पहला स्थान है तो चीन का, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है, ठीक है। अब चीन, अमेरिका, ठीक है, चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद आप देखेंगे भारत का स्थान
चौथा है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन यूपी और यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा जा सकता है। खासकर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा चुका है। तो चीन, अमेरिका, जर्मनी की बात होगी तो चीन पहले स्थान पे है पवन ऊर्जा में, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे जर्मनी है और भारत इस पे चौथे स्थान पे है। आगे बात करें देखेंगे खेल जगत में अगर देखते हैं बात तो सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता एफ ए कप जो है, एफ ए कप है खिताब जो है विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता एफ ए कप 2019-20 का 139वां संस्करण फाइनल मुकाबला है जो है वेम्बले स्टेडियम लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में संपन्न हुआ, वेम्बले स्टेडियम लंदन में है, याद रखने का। और विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता को माना जाता है एफ ए। ठीक, एफ ए को तो जिसे हम एफ ए कप फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप से नाम से जाना जाता है। तो चैलेंज कप यूपी में पूछा गया है, फुटबॉल से है। और आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने अपनी चेल्सी फुटबॉल क्लब को, आर्सेनल ने जीता है, चेल्सी को हराया है, आप याद रखना है इस चीज को। और इस बहुधायक खेल जगत के लिए 12 सदस्यीय चयन समिति की घोषणा की गई है। 2020 में खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं के लिए खेल मंत्रालय ने समिति गठित में, ठीक है, जस्टिस मुकुंद शर्मा की अध्यक्षता में कुल जो है खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस समिति में पूर्व क्रिकेटर जो है वीरेंद्र सहवाग हैं और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह को शामिल किया गया है। इस चीज को याद रखें, इसमें नाम पूछे जा सकते हैं। भारतीय महिला टीम स्वैक्स जो है चैंपियनशिप से भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी समय और तत्परता के अभाव के कारण 15 से 20 दिसंबर में मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली विश्व टीम स्वैक्स जो है चैंपियनशिप से हटने का निर्णय लिया है, याद रखने का। आगे बात करें चैंपियनशिप से हटने का फैसला स्वैक्स रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसे याद रखना का, ठीक, SFRI द्वारा लिया गया है। आगे बात करें फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 तो मर्सिडीज जो रेसर हैं लुइस हैमिल्टन ने जो है सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जो है 2020 जीत ली है। इसे हम देखेंगे फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 के संदर्भ में है। तो हम आगे बात करेंगे तो देखेंगे मर्सिडीज जो बात करेंगे मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम, ठीक, आप याद रखनेगा इसे, मर्सिडीज रेसर हैं लुइस हैमिल्टन ने जी सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीती है। बात इतना याद रखिए कि फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज वाले हैं, ठीक है। इसे F1 रेस में मैक्स, अब बाकी छोड़ सकते हैं कि दूसरे तीसरे स्थान का नाम जरूरी नहीं है। आगे बात करें तो IPL 2020 का आयोजन भारत सरकार ने IPL 2000 को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कराने का अनुमति प्रदान की है। IPL जो भारत इस समय हो रहा है, भारत सरकार ने IPL 2020 को UAE में आयोजित कराने की अनुमति प्रदान की है और 13वें IPL संस्करण का आयोजन 29 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक किया जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। तो याद रखने का UAE में है, हो रहा है। यह टूर्नामेंट 3 स्थानों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा BCCI ने संयुक्त अरब अमीरात से 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला 20 चैलेंज टीम की मेजबानी करने का भी निर्णय लिया है। आगे बात करेंगे दुनिया के नंबर 1 गोल्फर, अमेरिका के स्टार गोल्फर जस्टिन थॉमस जो फेडएक्स सेंट जो आमंत्रण गोल्फ कप टूर्नामेंट जीतकर जून के बाद पहली बार दुनिया के नंबर 1 गोल्फर बन गए हैं। तो आप याद रखना इस समय जो नंबर हैं गोल्फर नाम है उनका जस्टिन थॉमस फेडएक्स सेंट जूस, इनका नाम है, पहले नंबर पे है और इनको जिस हराया गया थॉमस ने। बाकी आप छोड़ सकते हैं। इकर कैसिलास हैं, ये पूर्व रियल मैड्रिड एवं स्पेन के गोलकीपर हैं। तो आप देख सकते हैं पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, ठीक, और उन्होंने भूमिका जो है ऐसे जीतने में लगातार दूसरी यूरोपीय चैंपियन 2012 से 18 तक जो है भाई है। आगे बात करें
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे तोड़ दिया है। तो तब इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने ये काम किया है। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले महेंद्र सिंह रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। महेंद्र सिंह MS धोनी क्रिकेट जगत के एक दिवसीय टेस्ट श्रृंखला से संन्यास ले चुके हैं। आगे बात करें, आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों के एक दिवसीय श्रृंखला में खेलते हुए रिकॉर्ड बनाया है और इयान मॉर्गन ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कुल इस दौरान अपने टीमों देश का नेतृत्व, बाकी आप छोड़िए, बाकी सब बेकार की जाए हैं। अब बात करें अगर WTF स्पोर्ट के ग्लोबल ब्रांड एस्पेंडर जो एम्बेसडर की नियुक्ति की बात है, तो हरप्रीत कौर एवं सुरेश रैना को WTF स्पोर्ट ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये हरमनप्रीत कौर एवं सुरेश रैना को WTF जो है स्पोर्ट में अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब WTF बिन ट्रेड फैंटेसी में लॉन्च किया गया एक ख्याल है, जो हम बात करेंगे कि ठीक है 2020 तक जुलाई आप इसे छोड़ सकते हैं। ब्रांड एस्पेक्टर हरमनप्रीत कौर सुरेश रैना है, बस ये याद रखने का है। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना जो है इसके वो हैं ICC जो है T20 और 2021 विश्व कप की मेजबानी आप देखेंगे तो ICC T20 का 2021वां विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा किया जाएगा। याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यूपी के संदर्भ में। इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है और T20 जो 2022 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। ठीक है, जो ICC T20 2021 की है विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। ये विश्व कप ये ट्रॉफी होगी। ठीक है, ये विश्व कप की बात हो रही, ये ICC चैलेंजर ट्रॉफी की बात हो रही है। आगे हम बात करेंगे इसे जो 20 जीलैंड में आयोजित वर्ष 2020 जीलैंड में आयोजित होने वाली, इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी बात करें टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक आप देखेंगे तो भारतीय ओलंपिक ने आईनॉक्स समूह को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का जो है प्रायोजक घोषित किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक अगले वर्ष तक स्थगित कर दिए गए हैं। इसका आयोजन अब के बीच होगा 2021 से 8 जुलाई जो से 23 अगस्त तक। आगे बात करें तो देखेंगे फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन जो है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच महात्मा गांधी की 131वीं जो 51वीं जयंती तक किया गया है। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन देखेंगे तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन देखेंगे तो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी की 151वीं जो है जयंती पर किया गया है। आप ध्यान, खेल मंत्रालय द्वारा किया गया फिट इंडिया फ्रीडम महात्मा गांधी की जयंती पर 151 जो 151 जो इनकी जयंती थी, इसमें आपने आयोजित किया। यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते आम जनता बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। UPSC PPCS के गुणों के संदर्भ में आप देख सकते हैं। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 देखेंगे तो लुइस हैमिल्टन ने इसे जीती है, स्पेनिश ग्रांड प्री जीत ली है, ध्यान रखने का। आगे लॉरा मार्श की बात होगी। इंग्लैंड विश्व कप विजेता टीम के ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट जो विश्व कप इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये लॉरा मार्श, याद रखने का। आगे ये महिला टीम की हैं, ठीक, ये महिला हैं, ये भी याद रखना है। जरूरतमंद खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए जरूरतमंद 61 खिलाड़ियों को 1000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। ठीक है, खिलाड़ियों को इसमें कई सारी जो है टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। आगे खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इसमें 26 जून जो जूनियर 4 सीनियर महिला खिलाड़ियों के साथ 30 जूनियर 1 सीनियर खिलाड़ी नियुक्त हैं। ऐसी बात है इसमें, ऐसी याद रखने का। ये हॉकी इंडिया
कोविड-19 को देखते ही अपने खिलाड़ी हैं उनको आर्थिक सहायता दे रही है। बस इतना था। आगे बात करें तो देखेंगे विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2020 इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है ओसू लिवान जो है ने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप जो 2020 जीती। उन्होंने कीरोन विल्सन को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता। छठा विश्व चैंपियनशिप खिताब है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 खेल मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा है। और क्रिकेट के रूप में मरियप्पन थंगावेलु देखेंगे, पैरा एथलेटिक्स हैं, मनिका बत्रा हैं, टेबल टेनिस हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार याद रखिएगा और राजीव गांधी खेल पुरस्कार आप याद जरूर रखिएगा। तो किनको मिला है तो रोहित शर्मा को मिला है। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। दिनेश फोगाट कुश्ती से हैं और रानी रामपाल हॉकी से हैं। याद रखने का क्वेश्चन संभावना पूरी है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में देखेंगे तो लाइफ टाइम श्रेणी में मिला है धर्मेंद्र तिवारी, तीरंदाज हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो प्रशिक्षक होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो धर्मेंद्र तिवारी को मिला है तीरंदाजी में, पुरुषोत्तम राय को मिला है एथलेटिक्स में और शिव सिंह को मिला है मुक्केबाजी में और रोमेश जो पठानिया है हॉकी में मिला है और कश कुमार हुडू को कबड्डी में मिला है। विजय भालचंद्र मुनीश्वर को मिला है। ठीक है, आगे बात करें ये इन्हें मिला पैरा पावर लिफ्टिंग में और नरेश कुमार को टेनिस में, ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें नियमित श्रेणी के संदर्भ में तो नियमित श्रेणी में आप देख सकते हैं नियमित श्रेणी में मिला है ज्यूड फेलिक्स सप्तेटियन को हॉकी के संदर्भ में, योगेश मालवीय मलखंभ के संदर्भ में। आगे बात करें जसपाल राणा निशानेबाजी के संदर्भ में और कुलदीप कुमार हांडू बसु जो है ये बुसु के मिला है। ये हांडू को बुसु खेला है। गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन में मिला है। महेंद्र सिंह धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास है। ठीक है, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा और रैना ने भी साथ में ली है। और अंतर्राष्ट्रीय T20 कैरियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 से की थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप जो है और 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो है 2013 के ICC चैंपियनशिप जीता। सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये 26 जुलाई 2010 को भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेला गया है। एक दिवसीय कैरियर की शुरुआत 3 जुलाई 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध थी। अपने T20 कैरियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 से की थी। अब आगे बात करते हैं खेल आयोजन देख सकते हैं 7वें महिला T20 विश्व कप जो है इंग्लैंड में आयोजित होगा। आगे बात करें 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप देखेंगे ICC का, ये भारत में होगा 2023 में। आगे देखें ICC जो वर्ल्ड 20 है पुरुष की तो 2021 में भारत में होगी। ये वर्ल्ड 20 है। ठीक है, और पुरुष की ICC एक चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ये वर्ल्ड 20 जो 2022 20 का तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगी। ये विश्व के संदर्भ में है। ठीक है, विश्व कप के संदर्भ में 22वां फीफा पुरुष हॉकी फुटबॉल कप कतर में होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना ज़्यादा है कि फुटबॉल जो है फीफा पुरुष फुटबॉल आप देखेंगे कतर में है। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका तीनों पूरा महाद्वीप करेगा। आगे बात करेंगे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 32 में जो है बात करें अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो टोक्यो में होने हैं 21 में। और देखेंगे यही खेल महत्वपूर्ण होते हैं जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हैं ये मेन होता है। और 33 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं वो पेरिस फ्रांस में होंगे, याद रखेंगे वैसे। और आगे बात करें तो देख सकते हैं कि 34 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। और 24 में शीतकालीन ओलंपिक खेल देखेंगे तो 2022 बीजिंग में होंगे। और 14 में दक्षिण एशियाई खेल की बात होगी तो पाकिस्तान में होगी। 38 में राष्ट्रीय खेलों की बात होगी उत्तराखंड में होगी। और 39 में राष्ट्रीय खेलों की बात है तो एशियाई खेल आप देख सकते हैं कहाँ है, पाकिस्तान में है।
38वें ये राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में है और 39वें राष्ट्रीय खेल देखेंगे तो मेघालय में है, याद रखना इसे। और तो 38वें उत्तराखंड, 39वें मेघालय, मतलब इस चार्ट को आप याद कर लें। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलने की पीसीएस में पूरी संभावना रहेगी, याद रखना इसे। आगे बात करें, देख सकते हैं तो रग्बी विश्व कप छोड़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लें अगर रख सकते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा पूछा जा सकता है, यूथ गेम्स हैं। 19 में एशियाई खेल देखेंगे 2020, तो एशियाई खेलों के संदर्भ में जो 22 में होने हैं होंगझू चाइना में होने हैं, पूछने जाने की संभावना पूरी है। युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2026 डकार सेनेगल यहाँ होंगे। और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 टोक्यो जापान में होना है, ठीक है। आगे बात करें, ये खेल आपने देखा है स्थगित हो रखे हैं, नहीं हो रहे हैं। और आगे बात करें तो देखेंगे तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जानी है कि कौन सा खेल ऐसा जो। और आगे बात करें, महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है। AFC महिला एशियाई कप देखेंगे 2020 भारत के संदर्भ में, 2022 भारत के संदर्भ में। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल आप देखेंगे गंगवोन प्रांत दक्षिण कोरिया में है। और 19वीं एथलेटिक्स जो है चैंपियनशिप देखेंगे 2021 USA में है। और 19वीं जो है एक्वाटिक चैंपियनशिप 2000 जो है जापान में है। फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप देखेंगे, फीफा विश्व कप फुटबॉल विश्व कप 2021 चाइना में है। और 8वां T20 महिला विश्व कप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में है। 15वां फुटबॉल हॉकी विश्व कप देखेंगे तो 23 में जो पुरुष 15वां पुरुष हॉकी फुटबॉल आप 2023 भारत करेगा, पुरुष हॉकी याद रखना। महिला का 15वां जो है वो स्पेन और नीदरलैंड करेगा उस साल। आगे बात करें तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 जो भारत में होगा। चौथे एशियन पैरा खेल होंगझू चीन में है। अब देखते हैं 20वें एशियाई खेल 2026 में होंगे नगोया जापान में। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम ब्रिटेन में, ठीक है। ये बर्मिंघम है, याद रखना इस चीज़ को। तो आगे बात करें फीफा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के संदर्भ में आपको कंफ्यूजन मारेगा, क्योंकि ये USA और जर्मनी ब्रिटेन के बीच आपको घुमाएगा, ठीक है। तो आगे बात करें इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस फीफा बास्केट फुटबॉल विश्व कप 2023 है। आगे मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप पुरुष 2021 नई दिल्ली भारत है, ठीक है, 2021 में है, याद रखना। अब बात करें अगर योजना परियोजनाएं और नीतियां स्कीम एंड पॉलिसीज के संदर्भ में, तो नई गैस आधारित थर्मल पावर योजना का प्रारंभ किया है किसने? रिलायंस पावर एवं जापान की ऊर्जा कंपनी जेरा ने जो बांग्लादेश में, ठीक है, एक अपनी ने परियोजना का समूह के लिए हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस पावर और जेरा ने बैंकों के साथ इस परियोजना वितरण के लिए $64 इतने करोड़ रुपए आप छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखें। आगे बताते हैं रिलायंस व जेरा अपनी परियोजना कंपनी के साथ मिलकर बांग्लादेश के मेघना घाट पे, ठीक है, मेघना घाट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को मेघना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, ध्यान रखना। तो मेघना घाट में 475 मेगावाट की प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना विकास कर रही है। आगे बात करें विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 में राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करेंगे तो विद्यार्थी विज्ञान संस्थान 2020 के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। एक कक्षा 6 से 11 के छात्रों के लिए है, याद रखना। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में विजन को लोकप्रिय बनाना है। यह कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन BVM विज्ञान भारती जो है जिसे बोलेंगे विभा, ठीक है, विज्ञान भारती हैं ये, तो BIBHA और विज्ञान प्रसार की पहल है। ये याद रखने का विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये विज्ञान मंत्रालय कर रहा है। UPSC दोनों में इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें, इसमें 6 से 11 तक के बच्चे हैं। उद्देश्य इसके लिए स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना। ये कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन BVM विज्ञान भारती जो है विज्ञान भारती मतलब BIBHA आगे विज्ञान प्रसार की पहल है। इस कार्यक्रम में विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा की पहचान करने और छात्रों के वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए
डिजाइन किया है। आगे बात करें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पोर्टेबिलिटी के लिए वर्तमान में जो है 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 4 केंद्र शासित प्रदेशों को 1 अगस्त 2018 जो 20 के शामिल कर दिया गया है। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन योजना देखेंगे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए वर्तमान में 20 जो है राज्यों के शासित प्रदेश 4 के राज्य केंद्र 1 अगस्त 2000 शामिल कर लिया गया है। आप इसे देख सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें देख सकते हैं कि 2021 तक जो है राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत लक्ष्य करने का निर्धारित किया गया है। प्रेजेंट टाइम में 20 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं। 21 तक सभी को शामिल करने का लक्ष्य है। बस इतना सा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी को शामिल किया है, याद रखना। और बात करें अगर भारत एयर फाइबर सर्विसेज, तो महाराष्ट्र के केंद्रीय जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय है, ठीक है, इसे अब इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं IT राज्य मंत्री सरुण द्वारा एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो एयर फाइबर सर्विस महाराष्ट्र में है। अब इन सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया था। आगे बात करें भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है, इसे हम देख सकते हैं। आगे हम बात करें जन धन योजना के तहत देश में खुलने वाले बैंक खातों की संख्या, तो वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत इसे लाया गया है। तो जन धन योजना के तहत देश में खुलने वाले बैंक खातों की संख्या वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री जन धन कल्याण के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। आगे बात करें वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार इस योजना ने 40 करोड़ 5 लाख लाभार्थियों को जोड़ा है और जन धन खातों में आप देखेंगे जन धन बैंक खातों में 1.3 लाख करोड़ रुपए की राशि दी है। आगे बात करें थेनजोल गोल्फ सिटी, तो परियोजना का उद्घाटन स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मिजोरम में विश्व स्तरीय थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट जो है परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ऐसी बात करते हैं तो जन धन योजना के तहत देश में खुलने वाले बैंक खातों की संख्या, तो वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते अब खोल दिए गए हैं। इसमें याद रखने का इस संख्या पूछी जा सकती है। वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार योजना में 40 करोड़ 5 लाख विद्यार्थियों को जोड़ा है। जनधन बैंक खातों में जो है 1.30 लाख करोड़ रुपए इसमें जमा है। और थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना, तो ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत है। ठीक है, जो थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट है ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने मिजोरम में विश्व स्तरीय थेनजोल गोल्फ रिसोर्स परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस योजना की में पारिस्थितिकी पर्यटन को समन्वित विकास की योजना के तहत मंजूरी दी गई है। और थेनजोल ने गोल्फ सिटी को कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी द्वारा जो है ग्राम कुकैंड एसोसिएशन द्वारा डिजाइन किया गया है। ये इसमें 105 एकड़ क्षेत्र में फैला है। आप इसे सिर्फ थेनजोल गोल्फ सिटी आप याद रखेंगे। राज्य का नाम मिजोरम, और ये है क्या, ये एक पर्यटन जो इसके है कि ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत है, बस इसे याद रखना है। ये जो थेनजोल है स्वदेश दर्शन योजना के तहत है। आगे इसमें आप देखेंगे 18 गोल कोर्स है, आगे इसे छोड़ सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं होंगी, जो ये सब चीज़ें हैं वो वेटिंग आउट। और बात है इसमें 2014-15 के लिए इसमें जो बजट की निर्धारित की गई है, वो बजट के बाद पर्यटन मंत्री ने जनवरी 2015 में स्वदेश दर्शन योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की थी। अब इसमें इसका जो है आप देखेंगे 15 सर्किट हैं। इन्हें आप 15 सर्किट में देखेंगे हिमालय सर्किट है, और जिसमें पूर्वोत्तर सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, तटीय सर्किट है, मरुभूमि सर्किट है। आप ये 15 सर्किट याद रखने का संख्या। और
आगे जनजाति सर्किट है, पाचकी सर्किट है, वन्यजीव सर्किट है, ग्रामीण सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट है और रामायण सर्किट है, विशारद जो विरासत सर्किट है, तेज का सर्किट है और सूफी सर्किट है, इसे चिन्हित किया गया है। आगे बात करें तो बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का लेन देन की सुविधा। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पायलट योजना के तहत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर PSO को मंजूरी प्रदान की है और जिनके बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक लेन देन की सुविधा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI ने पायलट योजना है, बिना इंटरनेट के 200 रुपये आप का लेन देन करेंगी सुविधा, ये RBI ने शुरू की है। तो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर PSO है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है जिसे PSO बोलते हैं, को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें बिना इंटरनेट के आप 200 रुपये का लेन देन की सुविधा की गई है। लेन देन में एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट एक बार में किया जा सकता है। किसी भी समय किसी भी उपकरण पर ऑनलाइन देन लेन की सुविधा जो है 2000 रुपये होगी। ठीक है, आगे बात करें ऑनलाइन की बात होगी तब इसमें 2000 रुपये होगी। इस पहल का उद्देश्य उन जगहों पर डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम है। आगे बात करें बैंकों की अधिसूचना के तहत इस पायलट योजना के तहत डेबिट कार्ड वॉलेट मोबाइल से लिया जा सकता है। आगे बात करें तो सुविधा 21 मार्च 2020 तक चलेगी। आगे बात करें तो जो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना है, तो आप देखेंगे सब जिसकी बात तो आगे बात करें तो देखेंगे 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, आगे बात करें चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के बीच जो है ये बात की गई है। तो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था। आप देखेंगे ये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी है जिसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जो है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना की शुरुआत की गई है। इसी के तहत चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच आप बिछाई गई है सबमरीन केबल। पोर्ट ब्लेयर को 7 द्वीपों, ठीक है, कौन कौन सा, स्वराज द्वीप, हैवलॉक बोलते हैं, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कुमारटा, ग्रेट निकोबार। कुमारटा याद रखने का अंडमान निकोबार द्वीप का समूह है, द्वीप है कुमारटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट, ये सभी द्वीप के नाम हैं। इन्हें याद पूछा जा सकता है, ठीक, इसलिए बता दिए। ज्योग्राफी के क्रम में भी आपको फायदा करेंगे और ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं इसने भारत के अन्य किसी तरह हिस्सों की तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिली हैं। आप देख सकते हैं इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह ऑनलाइन अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को भी तेज एवं अधिक भरोसेमंद मोबाइल एंड लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिलेंगी। इस परियोजना की आधारशिला PM मोदी ने 2018 में पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। आगे इस परियोजना संचार मंत्रालय द्वारा दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष यूनिवर्सल सर्विस कोष के संदर्भ में माध्यम से किया गया है, वित्त पोषित है। यह योजना संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, USOF कहेंगे और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की बात है कि माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने इस परियोजना को कार्यान्वित किया है एवं टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड तकनीकी के सलाहकार हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन UPSC और UPPCS दोनों से संबंधित है। आप ये देखना कि अगर UPSC के संदर्भ में अगर इस क्वेश्चन को देखना हो तो आप जो ऑप्टिकल फाइबर की जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी देख के जाएंगे। आगे बात करें भारत संचार निगम लिमिटेड ने इस परियोजना को क्रियान्वित किया एवं टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट डिजाइन तकनीकी सलाहकार है। याद रखना, क्रियान्वित किया है BSNL ने और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड तकनीकी सलाहकार है, दोनों याद रखेंगे और इसकी बाकी आप छोड़ दीजिए। आगे बात करें कृषि अवसंरचना कोष, जो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा, कृषि अवसंरचना कोष, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की इसमें वित्त पोषण की सुविधा है, शुभारंभ किया गया है। यह कोष कटाई के बाद फसल अवसंरचना, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों,
जैसे कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, और संग्रह केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों इत्यादि के सृजन में उत्प्रेरित करेगा। और आगे बात करें, यह परियोजना किसानों को अपनी उपज के अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होगी। इस परियोजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 29 तक 10 वर्ष की होगी। इस योजना के तहत 3% प्रति वर्ष की ऋण माफी, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना CTTMESC की स्कीम के तहत ऋण गारंटी कवरेज के साथ क्या होगा, ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। याद रखना है इस चीज को। तो परिसंपत्तियों को अपनी उपज के कुल मूल्य प्राप्त करने में सक्षम है। इस योजना की अवधि 20 से 29 है और 3 वर्ष प्रति वर्ष ये ऋण माफी और 2 करोड़ रुपए तक का ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना है। ये CGTMSE स्कीम, इसका फुल जो शॉर्ट फॉर्म है पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें 3% जो इस योजना के तहत 3% क्या होगा, प्रति वर्ष जो है ऋण माफी मिलेगा और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना के तहत आप देखेंगे कि ऋण गारंटी कवरेज के साथ ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे इसके लिए। इस अवसर पर पीएम किसान योजना के तहत जो है 1.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि छठी किस्त भी जारी की गई है। आगे बात करें विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0, तो देखेंगे अटल नवाचार मिशन AIM नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स जो ATL की बात है, युवा नवाचार और निवेशकों के लिए विद्यार्थियों की उद्यमशीलता जो है 2.0 जो है SEP का शुभारंभ किया है। और आप देखेंगे इस कार्यक्रम के तहत जो है जो अटल टेक्नोलॉजी लैब है, तो इसका उद्देश्य देश में 1 मिलियन नए अन्वेषक और संभावित रोजगार तैयार करना। इसका लक्ष्य है 1 मिलियन नए रोजगार अन्वेषक, मतलब रिसर्चर और एम्प्लॉयमेंट है। आगे बात करें ग्लोबल गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना, तो OFC के साथ जोड़े जाने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 1000 दिनों में प्रत्येक गांव मतलब 6 लाख को ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC से जोड़े जाने की घोषणा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा के अगले 100 दिनों में लक्षद्वीप को पानी के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित की जाने वाली अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक देश का दूसरा स्थान है। इस तरह का पहला केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच स्थापित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की अगले 1000 दिनों में लक्षद्वीप को पानी से नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किया जाने वाला अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक देश का दूसरा लिंक है। इस तरह का पहला केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच स्थापित किया गया है। अब आगे बात करें तो देखेंगे OSOWG योजना हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंसन, बनवर्ड, बनग्रिड, ठीक है, इसका नाम है, आप याद करना, बंसन, बनवर्ड और बनग्रिड की बात हो रही है। तो OSOWOG है इसका नाम। तो बनवर्ड आप देखेंगे बंसन, बनवर्ड, बनग्रिड की योजना की घोषणा की गई है। इस योजना की बात करेंगे अगर, तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता की दृष्टि पर आधारित है ये, और सूर्य किसी भी भौगोलिक स्थान, वैश्विक स्तर और किसी भी समय स्थिर है। आगे बात करें, ये महत्वाकांक्षी परियोजना 140 देशों को एक सार्वजनिक ग्रिड है, कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। याद रखना ये योजना खासकर सौर ऊर्जा के संदर्भ में है। लिखा भी है बंसन, बनवर्ड, बनग्रिड, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है, याद रखना इस योजना को। आगे बात करें, यह योजना 3 चरणों में जो है विभाजित की जाएगी। चरण 1 को कहेंगे सौर और नवीनीकरण ऊर्जा संस्थानों की साझा करने के लिए पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रिड के साथ भारतीय ग्रिड को जोड़ा जाएगा। आगे बात करें तो देखेंगे चरण 2 के संदर्भ में आके तो नवीनीकरण स्रोतों के अफ्रीकी पूल के साथ जो पहले चरण में राष्ट्रों को जोड़ेगा, नवीनीकरण स्रोतों के अफ्रीकी पूल के साथ पहले चरण
के राष्ट्रों को जोड़ा जाएगा। नवीनीकरण जो स्रोत हैं और वैश्विक देशों में परस्पर कनेक्शन जो है का अंतिम चरण होगा। चरण 3 की बात होगी। आगे बात करें सशस्त्र बलों को जवानों के लिए केजीसी कार्ड एचडीएफसी बैंक द्वारा सशस्त्र बलों के जवानों के लिए केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है। याद रखना ये एचडीएफसी का कार्ड है और सशस्त्र बलों का है जो के लिए सौर केजी इसका नाम है सौर केजीसी। ठीक है, एचडीएफसी याद रखना बैंक। ये कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश है। यह 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों को कर्मियों के लिए लॉन्च किया गया है। अपनी तरह का पहला उत्पाद है। आगे बात करें बाढ़ पूर्वानुमान की पहल केंद्रीय जल आयोग CWC ने गूगल के साथ एक बाढ़ पूर्वानुमान पहल की गई है। तो केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ किया है काम। आगे बात करें तो इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता के कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। आगे इसकी सहायता से देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को वर्तमान जल स्तर के बारे में जान सकते हैं। अब प्रोजेक्ट निर्माण सीरी की बात करें तो प्रोजेक्ट निर्माण सीरी जो है यूरोपीय संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण में मदद के लिए प्रोजेक्ट निर्माण सीरी है। आगे बात करें ये इस योजना का उद्देश्य है आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करना। आवास क्षेत्र में जो है मतलब अपने घरों में रहते महिलाओं को क्या हुआ कौशल प्रदान करने की बात है। इसे उड़ीसा एवं महाराष्ट्र की बात में 4 जिलों में अभी पायलट प्रोजेक्ट है। मतलब ये कह सकते हैं इस परियोजना के तहत महिलाओं को आवास क्षेत्र में जो है विभिन्न कार्यों में जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं को आवास क्षेत्र में क्या है उनको विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना की कुल लागत है 9,49,694 यूरो और 90% धन यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा। शेष 10% जो है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया द्वारा प्रदान किया जाएगा। मतलब भारत सरकार का इसमें कोई रूल नहीं है। ठीक है, और इसमें बात करें लगभग 3000 महिलाओं को उद्यमता कौशल से प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे बात करेंगे ट्राइफेड की। ट्राइफेड परियोजना है जनजातीय मामलों की मंत्री ट्राइफेड जो है ट्राइफेड कहीं मिले तो आप जान लेना कि ट्राइफेड बात जो है ट्राइबल्स एरिया की बात हो रही है। तो ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना है। तो ट्राइफूड परियोजना महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ याद रखना है, ये राज्य जरूर याद रखेंगे। इस परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ठीक है तो आप देखेंगे कि उलट दिया है वर्चुअली रूप से शुरू किया है जिसने लिखा है। तो इसे आप ना जाएं, आप याद रखें सिर्फ राज्यों के संदर्भ में। इस परियोजना में जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा मदद मिलेगी। इस परियोजना के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्री ट्राइफेड द्वारा ट्राई फूड परियोजना का संचालन किया गया है। ठीक है, आगे बात करें प्रोजेक्ट लायन प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बाद में तो 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस था, यह भी याद रखेंगे 15 अगस्त 2020 का। और समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुभारंभ किया है। प्रोजेक्ट लायन आप देखेंगे जो एशियाई शेरों से संरक्षण शामिल है। आधुनिक तकनीकों को शामिल करने के लिए आवास विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा परियोजना मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी कार्य किया जाएगा। देश में नदियों और महानगरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया जाएगा। याद रखना इस चीज को कि इसमें 2 चीजें हैं। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें जो स्वतंत्रता दिवस था उस पर प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया है। और प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों के संरक्षण की बात है। इसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल कर आवास विकास पर फोकस किया जाएगा। मतलब आवास विकास शेरों के आवास के विकास पर फोकस किया गया। इसके अलावा परियोजना मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी कार्य करेगी। और देश में नदियों एवं महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। इस परियोजना में विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करेगी। आगे बात करें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नौकरियों की भर्ती के लिए परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA का गठन किया है। आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय एजेंसी शुरू में समूह गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए ऑनलाइन
समय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, समय ऑनलाइन सामान्य जो पात्रता परीक्षा है इसके लिए वर्तमान में कर्मचारी आयोग एसएससी, भारतीय रेलवे बोर्ड आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। मतलब इन तीनों को किसमें मिला दिया गया है, एनआरए में मिला दिया गया है। इस एजेंसी में रेल, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक, कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगे एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, इंटरमीडिएट और मैट्रिक तीनों स्तरों के लिए अलग अलग जो है सीईटी का संचालन। आगे सीईटी जो देखेंगे कि अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भारत के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर 2 और 3 इत्यादि परीक्षाओं का माध्यम से किया जाएगा। आगे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित ही किया जाएगा। आगे सीईटी स्कोर परिणाम घोषित करने से 3 वर्ष तक मान्य होगा और शुरू में 2 बार सीईटी आयोजन किया जाएगा। शुरू में 2 बार सीईटी का आयोजन है। आगे अब इस वीडियो को हमें लगता है यहीं रोक देना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपसे पुरस्कार और सम्मान, प्राइज, अवार्ड एंड हॉनर्स के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए फटाफट। बाय बाय।